जल्द ही मतलब 1 से 2 महीना में पूरा पॉलिटी, इकोनॉमी और एथिक्स हम लोग 1 से 2 महीना में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। मेरा मकसद ये है कि उस सब्जेक्ट का जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपका उस पर समझ विकसित करना, आपका एनालिसिस पावर, विश्लेषण की शक्ति जो है डेवलप करना, ताकि आप मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे उसको आसानी से आप टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इस लेक्चर को सुन लीजिए, उसके बाद आप विजन आईएएस का जो वैल्यू एडेड मटेरियल होता है उसको पढ़ लेंगे तो आपका पूरा मेंस का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा काम ये है कि आपको सब्जेक्ट को समझने में, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, तो वो जो समझ विकसित मैं आपको लेक्चर के थ्रू करवा दूँगा। ठीक है, मैं कोई बोल बोल के आपको नोट्स डिक्टेट नहीं करवाऊँगा, लिखवाऊँगा नहीं, आपको पढ़ाऊँगा इस तरह से कि आपका जो है उस विषय पे समझ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाओ आसानी से। फिर जब आप विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको मैं पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, लेकिन एक बार अगर लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, पूरा पॉलिटिक पढ़ाने दीजिए मुझे, पढ़ाने के बाद फिर आप वैल्यू एडेड मटेरियल जब पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप समझ जाएंगे और आपको रटने वटने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फटाफट पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और याद होते जाएगा चीज़। फिर आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो आंसर में आपका वजन रहेगा, देखने में, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और मार्क्स भी अच्छे आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम दोस्तों राहुल बनवाला, मैं ईपीएफ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया दोस्तों। ये लेक्चर नंबर 1 है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, बाइलिंगुअल होगा, आपको कोई भी समझने में दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा GS2 का सिलेबस है। ठीक है, एक तरफ इंग्लिश में है और एक तरफ हिंदी में है। तो GS2 में क्या क्या आता है? गवर्नेंस आता है, शासन, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, संविधान, पॉलिटी आता है, राजनीति, सोशल जस्टिस आता है, सामाजिक न्याय और इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ठीक है, तो जो ये लेक्चर है इससे आपका कॉन्स्टिट्यूशन और जो पॉलिटी का पोर्शन है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग गवर्नेंस भी करेंगे और सोशल जस्टिस और IR भी करेंगे। ठीक है, याद रखिए जो यूपीएससी में टोटल जो है कितने पेपर होते हैं दोस्तों? टोटल 4 पेपर होता है GS का। ठीक है, और एक GS जो होता है 250 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 250। तो 4 GS पेपर मिला के कितना हो गया? 1000 नंबर। तो 1000 नंबर में से 250 नंबर आपका GS2 का रहता है। ठीक है, और इसमें अगर आप मार्किंग देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से आपका लगभग 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सोशल जस्टिस से आपका लगभग जो है 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। इंटरनेशनल रिलेशन से भी आपका 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो कितना हो गया? 100 और 130 और 130 और 30 कितना हो गया? 160, मान लीजिए 170। और बाकी का जो पोर्शन है गवर्नेंस से आता है आपका 70 से 80 नंबर का क्वेश्चन। तो मेन जो आपका GS2 का पोर्शन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी है जो 100 नंबर का आता है, गवर्नेंस आपका 70 से 80 नंबर और इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सोशल जस्टिस आपका 30-40 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, समझ गए आप? तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का सिलेबस है उसमें यूपीएससी ने क्या दिया है वो आगे देख लीजिए, फिर हम लोग जो है आज से पढ़ाई आगे का शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में जो सिलेबस है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ, ऐतिहासिक आधार क्या था, अलग अलग जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, उनके बारे में पढ़ना है, किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन का विशेषता है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ये सारा चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है और बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन जो केशवानंद भारती के इसके बाद आया था, बुनियादी संरचना के बारे में। ठीक, तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक पढ़ना है फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, कि संघ और राज्य का क्या क्या कार्य है, क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें हमें पढ़ना है फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। फेडरल स्ट्रक्चर संघीय ढांचा क्या होता है? संघीय ढांचा मतलब जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अलग अलग पावर संविधान के द्वारा दिया गया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसको हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं, संघवाद। तो संघवाद में क्या क्या चुनौतियां हैं, भारत में संघवाद में क्या चुनौतियां हैं, किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड ARC जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने क्या क्या बोला, सरकारिया कमीशन और जो पंछी कमीशन है उन्होंने क्या बोला, वो सारे बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो लोकल लेवल्स है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, म्यूनसिपाल्टी है,
उनको कितना पावर दिया गया है, उनमें क्या क्या चैलेंजेज हैं, पैसा को लेके क्या उनका दिक्कत है, क्यों वो बार बार बोलते रहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है लोकल बॉडी, तो प्लस इसको सुधारने के लिए क्या क्या हम लोग स्टेप्स उठाएंगे, अलग अलग जो कमेटी बैठी है, समिति बैठी है, वो क्या क्या अपना रिकमेंडेशन दिए, उनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक ये हो गया, ये इसको बेसिकली बोलते हैं फेडरलिज्म का टॉपिक। और पहला हमारा क्या टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। इसी में आपका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी सब इसी में आएगा। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। अगला टॉपिक है जो शक्तियाँ होती है उसका वर्गीकरण, जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में जो शक्ति का पृथक्करण होता है उनके बारे में है। डिस्प्यूट भी होता है जुडिशियल रिव्यू का, फिर न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म का डिस्प्यूट होता है। वो लेजिस्लेचर बोलती है कि सभी चीज़ को मनी बिल से पास कर दिया जा रहा है, मेरा पावर कम हो रहा है। तो जो अलग अलग डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार में डिस्प्यूट इसमें पढ़ लेते हैं, और अलग अलग ऑर्गन में जो डिस्प्यूट होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में, वो हम यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म होते हैं, लोक अदालत होता है, ठीक है, लोक अदालत जो होता है, फिर अलग अलग मीडिएशन, मध्यस्थता जो होता है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला जो है टॉपिक हमारा है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके दूसरे देश से कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करने का। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन पूछा था यूके का कॉन्स्टिट्यूशन से और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए। ठीक है, खासकर जुडिशरी का। ठीक है, तो अलग अलग देश से कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर पूछता है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगला जो हम लोग को पढ़ना है दोस्तों कि पार्लियामेंट जो संसद है और स्टेट लेजिस्लेचर है उनका क्या क्या संरचना क्या है, किस तरह से वो कार्य करते हैं, फंक्शनिंग। ठीक है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कार्य संचालन देखेंगे, उनका शक्ति देखेंगे, उनका विशेषाधिकार देखेंगे, और उनमें जो मुद्दा है वो देखेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में लड़ाई चलते रहता है, क्या इशू है ना, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अलग अलग जो कमेटी रिकमेंड किया है कि हम लोग जो मुद्दा को, इशू को कैसे दूर कर सकते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। जो कार्यपालिका होती है और जो जुडिशरी होती है वो किस तरह से, उनका संरचना क्या क्या है, संगठन क्या क्या है, और किस तरह से वो कार्य करती है। यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं गवर्नर का जो रोल्स होता है, गवर्नर जो राज्यपाल का जो रोल है उसको लेके जो इशू है वो इसी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जुडिशरी को लेके जो कॉलेजियम सिस्टम का इशू आता है वो है, जुडिशरी में इतने बहुत सारे 3 करोड़ से ऊपर केस पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है वो इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो बढ़ता है, न्यायिक सक्रियता, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सब इसी में आता है। साथ ही साथ जो सरकार का जो मंत्रालय है और जो गवर्नमेंट है वो किस किस तरह से काम करता है। इसके अलावा प्रेशर ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, जैसे किसान लोगों का प्रेशर ग्रुप होता है, स्टूडेंट लोगों का प्रेशर ग्रुप होता है। प्रेशर ग्रुप का मतलब जो सरकार पे अपना मांग को मनाने के लिए सरकार पे जो प्रेशर लगाता है उसको हम लोग प्रेशर ग्रुप बोलते हैं, दबाव समूह सिंपल भाषा में। जिस तरह किसान का बिल आया तो किसानों के समूह ने सरकार पे प्रेशर डाला, जिसके कारण सरकार को बिल को वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, और खासकर बोला था कि भारत में कितने तरह के, किस किस टाइप्स के प्रेशर ग्रुप मिलते हैं। ठीक है, ये यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन है, तो जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन पॉलिटी। इसके अलावा और भी जो औपचारिक और अनौपचारिक संघ होते हैं, जैसे प्रेशर ग्रुप एक हो सकता है, अलग अलग यूनियंस होते हैं। ठीक है, तो उनका क्या क्या रोल्स होता है पॉलिटी में, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है सैलिएंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो है कि मुख्य विशेषता। आपको पता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 दो ठो है, इनके बारे में विशेषता पढ़ेंगे। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन पूछा था कि किस किस आधार पे कोई भी सांसद को, कोई भी जो नेता होते हैं उसको डिसक्वालीफाई, अयोग्य घोषित किया जा सकता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत। ठीक है, तो सेक्शन, इसका कुछ सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन 8 है शायद, या जो भी है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। तो उस एक्ट सेक्शन में लिखा गया है कि किस किस ग्राउंड पे एक नेता को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जैसे कि अगर वो मान लीजिए अनटचेबिलिटी, छुआछूत को प्रमोट कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो इलेक्शन होने के 5 साल के अंदर 2 साल
तक जेल में है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो इस तरह का कुछ कुछ कंडीशन है। अगर उसने अपना इलेक्शन एक्सपेंडिचर अच्छे से नहीं दिया या फिर वो कहीं से क्राइम में है जिसको उसमें कन्विक्ट होकर दोषी ठहराया गया तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये सब सारे चीज़ कहाँ पे दिया गया है? ये दिया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। तो उसका जो मुख्य विशेषता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे जो हम लोग टॉपिक है अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो अलग अलग जो वैधानिक पद है, वैधानिक पद भारत में किसको बोलते हैं? जिसका उल्लेख संविधान में है। जैसे इलेक्शन कमीशन का उल्लेख आर्टिकल नंबर 324 में है, उसी तरह CAG का उल्लेख आर्टिकल नंबर 148 के आसपास है। ठीक है, अटर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी जो होते हैं उनका उल्लेख आर्टिकल नंबर 76 में है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है। साथ ही साथ UPSC का उल्लेख जो है आर्टिकल नंबर शायद 315 से लेके 323 तक है ना। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उसमें अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसका क्या क्या पावर है, किस तरह से वो कार्य करती है, फंक्शन उसका क्या क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। इसके अलावा अगर उसमें कोई मुद्दा है, जैसे अभी न्यूज़ में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन में जो भी कमिश्नर्स होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और भी मेंबर्स, उसका अपॉइंटमेंट करता है अभी करता है भारत सरकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया सिर्फ भारत सरकार अपॉइंटमेंट नहीं करे, इसके लिए एक कमेटी बने। ठीक है, कमेटी जो में एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस होना चाहिए, और एक लोकसभा में अपोजिशन विपक्ष का नेता होना चाहिए, अपोजिशन ठीक का नेता होना चाहिए। तो तीनों लोग मिल के एक समिति बनाए। ये समिति जिस नाम को बताएगा, सिफारिश देगा राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, वो उस नाम को राष्ट्रपति चुनेगा। ये बोला भारत का सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन भारत सरकार ने अभी एक बिल लाया जिसमें वो कर रहा है कि प्रधानमंत्री उस कमेटी में रहेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह एक व्यक्ति होगा, एक मिनिस्टर होगा जिसको प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेगा। तो अभी अपॉइंटमेंट कैसे होता है? एक भारत सरकार जिसको राष्ट्रपति को बोलता है उसको होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 3 लोगों का सिस्टम बनाओ जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होगा। लेकिन भारत ने भी जो है पार्लियामेंट एक बिल लेकर आई है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के इसके जगह एक मंत्री को शामिल किया गया है। तो ये विवाद चल रहा है कि भैया कि अगर इस तरह से रहेगा तो क्या करेगा? अब देखिए ये भी सरकार का लोग है, यहाँ जो मंत्री चुनेगा वो भी सरकार का होगा। तो लीडर ऑफ अपोजिशन भले विपक्ष का नेता अलग हो, लेकिन ये दोनों लोग मिल के अगर बोल देगा कि फलाना आदमी को राष्ट्रपति को चुने तो वो चुन जाएगा, क्योंकि दो लोग बोल रहे हैं इसको हाँ और ये सिर्फ अकेला इसको ना बोल रहा है। तो जाहिर सा बात है कि जो भी इलेक्शन कमीशन में आएगा वो सरकार का सपोर्टर होगा, तो जिसको सरकार नॉमिनेट करेगी। क्लियर? तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है उसका जो स्वतंत्रता होगा उस पर क्वेश्चन, उससे में प्रश्न चिन्ह लग सकता है। ठीक है, तो ये जितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर डिबेट में कुछ रहता है तो उसके बारे में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी मतलब जो विधान से बना है, जो कानून से बना है, उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं। कोई अगर रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी मतलब जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या? जैसे NGC है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, NGT है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। जैसे SEBI है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो उसी तरह कोई रेगुलेटरी जो रेगुलेट करती है, जैसे ट्राई है, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NGT भी रेगुलेट करती है, SEBI भी शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। इसके अलावा और भी जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब अर्धन्यायिक संस्था। अर्धन्यायिक संस्था वो संस्था होता है दोस्तों, क्वासी जुडिशियल, जो निर्णय तो देगा, डिसीजन देगा, लेकिन वो कोर्ट नहीं होगा। कोर्ट किसको बोलते हैं? कोर्ट वो होता है जिसमें जज बैठता है। ठीक है, बस। और क्वासी जुडिशियल बॉडी, अर्धन्यायिक संस्था वो होता है जिसमें कोई व्यक्ति बैठता है, मतलब इसमें जज भी बैठेगा, प्लस जज के अलावा कुछ एक्सपर्ट लोग भी बैठेंगे जो जज को मदद करेगा फैसला सुनाने में। लेकिन कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ जज बैठता है, इसमें सरकार का उतना इंटरफेयर नहीं होता है। लेकिन जो भी अर्धन्यायिक संस्था क्वासी जुडिशियल बॉडी है उसमें जज तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही कुछ एक्सपर्ट मेंबर भी होते हैं। ठीक है, और ये बनाया क्यों जाता है? क्वासी जुडिशियल बॉडी किसी विशेष स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है, विशेष उद्देश्य के लिए बनाया। जैसे NGT है, NGT क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी है जिसमें एक्सपर्ट लोग भी होते हैं और जज भी होता है। बनाया क्यों गया है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए। तो जितना भी आप ट्राइब्यूनल देखते हैं ना, प्राधिकरण, सभी जो है क्वासी जुडिशियल संस्था होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा पूरा जो है दोस्तों सिलेबस है मोटा मोटी। ठीक है, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का सिलेबस है। छोटा सिलेबस है, ठीक है, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, आपको उतना डरने की दिक्कत नहीं है। बस जो
आपका लेक्चर आएगा, उसको आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद एक बार आपका जो 25 लेक्चर के आसपास आएगा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप जो विजन का नोट्स पढ़ेंगे तो आपको नोट्स आसानी से समझ में भी आएगा और आपको याद करने और रटने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहला टॉपिक हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम लोग भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कोई आपसे पूछे कि आप संविधान से क्या समझते हैं, ठीक है, संविधान क्या होता है, तो आप इससे क्या समझते हैं। तो अगर आप इसको संविधान को परिभाषित करेंगे तो हम इसको जो है 3 एंगल से, 3 परिप्रेक्ष्य से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को 3 एंगल से हम लोग देख सकते हैं। एक होता है लीगल एंगल, देख सकते हैं, लीगल मतलब कानूनी रूप से हम संविधान को परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा हम लोग इसको मोरली कर सकते हैं, मतलब नैतिकता के द्वारा जो है हम संविधान को परिभाषित कर सकते हैं। और तीसरा सोशली मतलब सामाजिक रूप में हम लोग संविधान को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो भले अभी तक आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो भी पढ़ा है आप सिर्फ उसका लीगली देखे होंगे, कानूनी रूप से संविधान को आप समझे होंगे, लेकिन अभी मैं जो आपको बताऊंगा तब देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मोरली रूप से भी परिभाषित किया जा सकता है, नैतिकता रूप से भी, और सामाजिक रूप से भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लीगली बात करें, अगर कानूनी रूप से परिभाषित करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोस्तों भारत का सर्वोच्च कानून है। भारत का क्या है? हाईएस्ट लॉ है भारत का। हाईएस्ट लॉ का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अगर हाईएस्ट है इसका मतलब जितने भी भारत में कोई भी अगर कानून है, चाहे वो परिवार का कोई कानून हो या कोई भी संस्था का कानून हो या कोई भी कस्टमरी प्रैक्टिस हो, कोई भी कस्टम्स हो, रीति रिवाज हो, सभी कानून जो होगा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे होगा। इसीलिए अगर हम लीगली कानूनी रूप से देखें तो कानूनी रूप से भारत का जो संविधान है वो सबसे सर्वोच्च है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, जिसको कोई भी कानून, ठीक है, कोई भी कानून हो, चाहे वो किसी परिवार का हो, कोई भी कस्टम्स का हो या कोई भी संस्था बनाया हो, सभी कानून संविधान से नीचे रहेंगे। अगर कोई भी कानून संविधान को अगर हनन करता है, वायलेट करता है, तो वो वाला कानून गलत होगा, ठीक है। साथ ही साथ भारत का जो भी राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, उसमें जितने भी संस्थाएं हैं उसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। जैसे कि पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट होता है। तो ये कहाँ लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। साथ ही साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जो मंत्रिपरिषद होगा, उसमें सभी मंत्री और प्राइम मिनिस्टर आता है। तो भारत का जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट करता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? प्रतिनिधि देता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड भी है, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा कानून है, सर्वोच्च कानून है, जिसको कोई भी कानून हनन नहीं कर सकता। और जितने भी कानून भारत में हैं अगर वो हनन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोल देगा ये जो है गलत है कानून। क्लियर? साथ ही साथ जो सरकार का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, गवर्नमेंट का काम क्या है, क्या वो फंक्शन करेगा, उस पर क्या क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, वो भी जो है हमारा संविधान बताता है, ठीक है। जैसे भारत का संविधान सरकार को जिम्मेदारी देता है, जैसे क्या क्या जिम्मेदारी देता है, जैसे आप अगर हम डीपीएसपी पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये सरकार को बोलता है कि आप ये चीज़ करो। जैसे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ, एक समान जो नागरिक संहिता लेके आओ, है ना। जैसे आप जो है महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट दो, तभी हम लोगों ने मातृत्व लाभ अधिनियम लेके आए हैं। तो डीपीएसपी के द्वारा भारत सरकार जो को कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि आप कौन कौन सा काम करेंगे। साथ ही साथ काम तो करना ही है, लेकिन अपने मन से कुछ भी नहीं कर लेना। ये नहीं कि भारत का आप लोगों का अधिकार वंचित से उसको डिप्राइव कर दो, वंचित कर दो। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है सरकार पे लिमिटेशन भी लगाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या लगाता है भारत सरकार पे? लिमिटेशन। जैसे हम लोग को फंडामेंटल राइट दिया गया है, तो फंडामेंटल राइट जैसे लोगों को बोलने की आज़ादी है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस भी, कुछ सीमाएं भी है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं लेकिन किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अच्छा से बोल रहा है, किसी को गाली नहीं दे रहा है, सबका सम्मान कर रहा है, तो सरकार उसको हनन नहीं कर सकती है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार पे ये लिमिटेशंस भी लगाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है कि सरकार जो है साल में कम से कम, ठीक है, 2 बजट लेके ही आएगी। तो सरकार देखिए लेके आती है। सरकार
कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि लोकसभा में जब तक बहुमत रहेगा तभी तक सरकार रहेगा, तो सरकार ये नहीं बोल सकती कि हम जो है परमानेंट टाइम तक रहेंगे। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को क्या करता है, लिमिटेशंस भी लगाता है, रोक भी लगाता है। लेकिन जैसे हम बात करेंगे चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन का, तो चाइना का संविधान में क्या हुआ है, वो शी जिनपिंग जो है उसने बोल दिया है कि सुधार करके कि हम जो है जब तक मरेंगे नहीं तब तक हम ही जो है राष्ट्रपति हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा मोदी जी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है सरकार पे लिमिट लगाता है कि सरकार का ये फंक्शन है, ये इसका सीमा है, और कोई भी सरकार जो है मैक्सिमम 5 साल तक रहेगा, जब तक बहुमत रहे तब तक, और बहुमत नहीं रहेगा तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सरकार पे लिमिटेशंस भी कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है। तो आप देख रहे हैं कि लीगली रूप से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से डिफ़ाइन किया। तो और दूसरा तरीका है संविधान को परिभाषित करने का मोरल रूप से, मतलब नैतिक रूप से। ठीक है, तो नैतिकता क्या होता है दोस्तों? अगर हम मोरलिटी की बात करें, अगर हम बात करें नैतिकता की, तो नैतिकता मतलब जो चीज़ मोरल हो, मतलब जो चीज़ नैतिक हो, मतलब जो चीज़ आपका आदर्श हो, है ना, जो आपको करना चाहिए। तो भारत का संविधान जो है, अगर हम मोरली देखें तो भारत का संविधान ये बताता है कि भारत के नागरिक को क्या क्या कैसे क्या क्या अधिकार दिया जाना चाहिए और भारत किस तरह से होना चाहिए। जैसे आप अगर प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रियम्बल अगर प्रस्तावना हम पढ़ेंगे तो आप क्या बोलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सोवरेन सोशली सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब भारत को हम लोग सोवरेन बनाएंगे। सोवरेन मतलब संप्रभु बनाएंगे। ठीक है, संप्रभुत्व बनाएंगे। सोशलिस्ट बनाएंगे। ठीक है, सोशलिस्ट मतलब समाजवाद लेके आएंगे। ठीक है, समाजवाद। सोवरेन सोशली सेक्युलर बनाएंगे, है ना, धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये सारी चीज़ क्या बता रहा है? अगर हम मोरली देखें तो मोरल मतलब नैतिकता, मतलब क्या, ये आइडियल्स बता रहा है, ये आदर्श बता रहा है कि हम जो है भारत को इस तरह से बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को क्या देना चाहते हैं, तो लोगों को क्या देना चाहते हैं हम लोग? देखिए, हम लोग का मौलिक अधिकार है, किस चीज़ का है? समानता का है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी का है। ठीक है, हमारे पास आज़ादी का मौलिक अधिकार है। ठीक है, लिबर्टी का है, फ्रीडम का है ना। हमारे पास जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, सांस्कृतिक और जो है शैक्षणिक अधिकार है। तो भारत का संविधान सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है कि सबसे ऊपर मेरा कानून है, सब मेरे नीचे है, सरकार का ये काम है, ये काम नहीं है। इसके अलावा वो नैतिकता रूप से भी, मॉरली रूप से भी ये बताता है कि भारत को, लोगों को क्या क्या चीज़ हम दे रहे हैं और भारत को किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ सरकार को भी किस तरह से होना चाहिए ये भी बताता है। ठीक है, सरकार अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती है, तभी जाके हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर का जो है सिद्धांत लेके आया है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब आधारभूत संरचना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में 1973 में बोला है कि पार्लियामेंट कोई भी चीज़ को रेगुलेट नहीं कर सकती है, कोई भी चीज़ को जो है संविधान को चेंज नहीं कर सकती है, उसको बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान में उसको बचा के रखना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बोलते हैं हिंदी में संविधानवाद। ठीक है, सिंपल सब है, कोई टफ नहीं है। संविधानवाद का मतलब ये है, अगर सभी चीज़ संविधान के दायरे में होना चाहिए, कोई भी संविधान का हनन नहीं करना चाहिए, हमें संविधान का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसी को बोलते हैं संविधानवाद। संविधान ये बोलता है कि सरकार को जितना पावर दिया गया है बस उतना ही पावर को उसको यूज करना चाहिए। सरकार पे ये अगर ये चीज़ रोक लगाया गया है तो वही चीज़ रोक लगना चाहिए। मतलब संविधानवाद बात करता है कि भारत में जो भी सरकार होगा वो सीमित सरकार होगा, सीमित सरकार। ठीक है, सीमित सरकार मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब सरकार अनलिमिटेड गवर्नमेंट नहीं है कि भैया रिचार्ज करा लो दिन भर टॉक टाइम करते रहो, उस टाइप का नहीं है। सरकार है लिमिटेड, मतलब सरकार को जो चीज़ पावर दिया गया है बस वही चीज़ वो करे, अपने मन से कुछ भी नहीं करने लगे। ठीक है, सरकार कोई जिन नहीं है। जिन समझते हैं ना, अलादीन का जिन, चिराग से जिन निकलता था, वो जो मन सो कर सकता था। तो वो उस तरह का सरकार नहीं कि जो मन सो करेगा। ये कोई सऊदी अरेबिया और चाइना नहीं हो रहा है, बात समझ में आया? ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सरकार पे लिमिट लगाता है कि भैया वही चीज़ करो जो संवैधानिक रूप से सही हो। अगर कुछ भी करेगा तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत बोल देगा भैया बेसिक स्ट्रक्चर है, आप हनन नहीं कर सकते। और हम लोग को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट भी दिया गया है, अगर कोई फंडामेंटल राइट हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, हम लोग पास PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, लोकहित का जो मुकदमा होता है वो हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन लीगल रूप से भी कुछ कुछ बता रहा है और मॉरल रूप से भी कुछ कुछ बता रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका
सोशली रूप से कैसे बता रहा है क्या क्या चीज़, सामाजिक रूप से हम लोग संविधान को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो भारत का जो संविधान है दोस्तों, वो सिर्फ आपको पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं दिया है, मतलब सिर्फ आपको वो राजनीतिक स्वतंत्रता जो है नहीं दिया है, ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दिया, ये आपको सोशल स्वतंत्रता भी दिया है। जैसे हमारा जो संविधान है वो बात करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कोई भी भेदभाव नहीं हो। जैसे आर्टिकल नंबर 14 से अगर आप 18 देखेंगे तो ये किस चीज़ की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है समानता का। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार है, हमारा जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, ये किस चीज़ की बात करता है, ये बात करता है सोशल सामाजिक चीज़ का, कि सभी लोग समाज में बराबर है। ये बात करता है आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है। जैसे ये बोलता है कि भैया लोगों के पास आय से अधिक संपत्ति जो है नहीं होना चाहिए, मतलब इनकम का असमानता, इनकम इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। तभी हम लोगों ने, आपको पता है कि हम लोग को फंडामेंटल राइट था पहले, राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन हम लोगों ने 44वां संविधान संशोधन से 1978 में इसको हटा दिया मौलिक अधिकार से, राइट टू प्रॉपर्टी को संपत्ति का अधिकार, और इसको हम लोग एक बना दिए लीगल राइट बना दिए, एक कानूनी अधिकार बना दिए आर्टिकल 300A में, अनुच्छेद 300A में। तो जब तक ये मौलिक अधिकार था तो सरकार जो है किसी का प्रॉपर्टी नहीं ले सकती थी, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन से हम लोगों ने मौलिक अधिकार को हटा के एक इसको लीगल राइट बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया आर्टिकल 300A में, तब जाके जो है सरकार कानून के द्वारा किसी व्यक्ति को मुआवजा देके संपत्ति से उसको हटा सकती है, ठीक है। तो अब देख, अब क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि पहले बहुत बड़े बड़े ज़मींदार होते थे जिसके पास बड़ा बड़ा खेत होता था। तो एक तरफ एक मोटू सा व्यक्ति है जिसके पास इतना बड़ा खेत है, उसके दूसरी तरफ बहुत सारे गरीब हैं जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है। तो सरकार ने बोला कि अब संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार नहीं रहेगा तो ये व्यक्ति जो है, इस पर लिमिट कर दिया गया कि आप इतना से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते, बाकी का जो ज़मीन है वो बांट देंगे गरीबों में। तो आय का असमानता जो था, इनकम जो इनइक्वलिटी था, ठीक है, इनकम जो इनइक्वलिटी था, असमानता था, उसको इक्वालिटी लाने के लिए सरकार ने क्या किया, मौलिक अधिकार से राइट टू इक्वालिटी को, राइट टू जो प्रॉपर्टी है संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया। और जैसे ही हम लोगों ने हटाया तो हम लोगों ने क्या लेके आ गया, इक्वालिटी। और जब समाज में इक्वालिटी आएगा तो समाज के लोग मिलजुल के सब रहेंगे। तो सामाजिक रूप से अगर हम संविधान को डिफाइन करें तो सामाजिक रूप तो संविधान जो है एक ऐसा समाज का निर्माण, ऐसा सोसाइटी का निर्माण का बात करता है जो इक्वल हो, जो फेयर हो, ठीक है, और जहाँ पे सबको स्वतंत्रता हो, ठीक है। तभी जाके गांधी जी ने भी बोला था, 1947 में गांधी जी ने बोला था दोस्तों, ठीक है, कि भारत को अभी आधी आज़ादी मिली है। भारत को क्या मिली है, हाफ फ्रीडम भारत को मिल चुका, आधी आज़ादी। लेकिन बाकी का जो आधी आज़ादी है वो तभी मिलेगा जब भारत से जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे गरीबी है, भुखमरी है, वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तभी जाके हम लोगों ने संविधान में ये सब चीज़ को बताया। तो आप देख रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन कितना जो है डिटेल वे में हमें लीगल रूप से, कानूनी रूप से भी परिभाषित किया जाता है, सोशल रूप से भी किया जाता है और मोरल रूप से भी किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा जो लेक्चर था दोस्तों वो कॉन्स्टिट्यूशन पे था। अब हम लोग देखेंगे कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेन फीचर क्या क्या है, ठीक है। तो मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विशेषता, क्या क्या भारत का संविधान का विशेषताएं हैं, ये आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो भारत का संविधान है दोस्तों उसमें बहुत सारे, अब हमें विशेषता बताना है। विशेषता समझते हैं, विशेषता मतलब ऐसा चीज़ जो एक में है दूसरा में नहीं। अगर मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है, और ये आप हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि इसका 2 आँख है, इसका भी 2 आँख है, इसका 2 कान है, 2 कान है, एक नाक है, एक नाक है, 2 हाथ है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 पैर है, तो क्या ये विशेषता है क्या? नहीं, विशेषता नहीं है। विशेषता मतलब ऐसा चीज़ जो मेरे में तो है लेकिन इसमें नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं EPFO में जॉब करता हूँ, तो ये मेरी विशेषता है। तो आप हो सके आप स्टेट PCS में होंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट में होंगे या आप एक स्टूडेंट होंगे, तो ये आपका विशेषता होगी, आप स्टूडेंट रहना। तो विशेषता मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो सिर्फ यहीं पे है, दूसरे में नहीं है, जो इसको डिफरेंट बनाता है, जो अलग करता है, विशेष करता है, उसी को विशेषता बोलते हैं, उसी को फीचर बोलते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या क्या विशेषता है, कौन कौन सा चीज़ है जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग करता है, ठीक है। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ विशेषता है दोस्तों।
और वही विशेषता के आधार पे हमारा राजनीति कैसा है, हमारा जो सरकार कैसा है, गवर्नमेंट क्या है, पॉलिटी क्या है, उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम लोग देखेंगे कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या विशेषता है। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, उसमें फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट एकदम क्या है, डाइवर्स है, सभी चीज़, छोटा बड़ा चीज़, सब चीज़ लिखा गया। आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक हम लोग को फंडामेंटल राइट का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे फंडामेंटल राइट किसका होता है, नागरिक का, जो सरकार को बोलता है, जो नागरिक को ये अधिकार देता है। साथ ही साथ भारत के संविधान में डीपीएसपी भी है, दूसरा विशेषता है। डीपीएस मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी के द्वारा संविधान भारत को ये बोल रहा है, सरकार को, गवर्नमेंट को, कि ये चीज़ आप करिए। जैसे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए, ठीक है, एक समान नागरिक संहिता लेके आइए, आप मातृत्व लाभ दीजिए, मैटरनिटी बेनिफिट दीजिए, आप आय में जो असमानता, इनकम इनइक्वालिटी को कम कीजिए, ठीक है, आप जो है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग कीजिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग होनी चाहिए। तभी आप देखिए जो चीज़ न्यायालय करता है वो काम एग्जीक्यूटिव नहीं करता है, दोनों में जो है डिफरेंट है ना, काम अलग अलग है। तो भारत का संविधान में फंडामेंटल राइट है, भारत के संविधान में डीपीएसपी है। साथ ही साथ भारत के संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस, जैसे कुछ राज्य हैं, कुछ यूनियन टेरिटरी हैं, उसको विशेष जो है प्रावधान दिया गया है। जैसे जो दिल्ली है, नेशनल कैपिटल एनसीआर, नेशनल कैपिटल एनसीटी जो है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसको स्पेशल प्रावधान दिया गया। पहले हमारा संविधान में जो है जम्मू कश्मीर को भी स्पेशल प्रावधान था। अभी बहुत सारे राज्यों को, जो नॉर्थ ईस्ट का है, उसको आर्टिकल 371 के तहत जो है स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। हमारे पास 5वां शेड्यूल है, 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, उसको स्पेशल प्रावधान है। 5वीं अनुसूची में जो 10 शेड्यूल्ड एरिया हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उनको विशेष प्रावधान है। तो भारत का संविधान में विशेष प्रावधान भी दिया गया, ये भी भारत का संविधान को अन्य देश के संविधान से अलग करता है, ठीक है। इसके अलावा भारत के संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, मतलब जो कोर्ट है ठीक है, वो क्या है, सर्वोच्च है, सुप्रीमेसी है कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू जो है संविधान पे के सर्वोच्चता को स्वीकार करता है। इंडिया में अगर हम पूछे क्या सर्वोच्च है, तो भारत में भारत का संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। और उस संविधान के सर्वोच्चता को बताने के लिए भारत में सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर के दिया है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम और बात करेंगे तो भारत का संविधान जो है भारत को एक फेडरल राज्य बनाता है, फेडरल देश बनाता है, संघवाद भारत को देता है। संघवाद का मैंने बताया था क्या मतलब है। संघवाद का सिंपल सा मतलब है कि अगर भारत के संविधान के द्वारा सेंटर, ठीक है, और स्टेट, केंद्र और राज्य में अगर भारत के संविधान के द्वारा पावर का डिवीजन है, जैसे देखिए सेंटर के लेवल पे हमारे पास प्रधानमंत्री है, तो राज्य में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर। सेंटर में हमारे पास क्या है, गवर्नर। तो स्टेट में क्या होता, सेंटर में क्या होता है, प्रेसिडेंट। तो स्टेट में क्या होता है, हमारे पास गवर्नर होता है। उसी तरह से भारत में सेंटर पे क्या होता है, पार्लियामेंट, संसद होता है। राज्य में क्या होता है, विधानसभा होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह सेंटर जो है कुछ कुछ कानून पे कानून बना सकता है, जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, केंद्र सूची। उसी तरह राज्य का भी अपना स्टेट लिस्ट है, इसमें वो कानून बना सकता है। बात समझ में आ रहा है। कुछ टैक्स सेंटर लेता है, कुछ टैक्स राज्य लेता है। तो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर का सेंटर और स्टेट में डिवीजन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म, संघवाद बोलते हैं, ठीक है। तो भारत का संघवाद है ना, क्योंकि देखिए जो जो चीज़ मैंने ऊपर बताया आपको वो चीज़ डिवाइडेड है। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों विशेषता, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलते हैं लेंग्दिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का अभी एक विशेषता और भी है कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सबसे लंबा है, विश्व का कॉन्स्टिट्यूशन लेंग्दिएस्ट है। सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन अगर भारत किसी देश का है तो वो किसका है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का है। कैसे पता चलता है कि जब शुरू में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था दोस्तों, तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना आर्टिकल था, 395 आर्टिकल था। अभी अगर हम बात करें
तो जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना, कब बना? 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास 395 आर्टिकल अनुच्छेद था। तब से हम लोगों ने संविधान में बहुत संशोधन किया है, तो 105 संशोधन किए हैं, लगभग 105। उसके बाद अभी जो अनुच्छेद का संख्या है वो 395 से बढ़ के कितना हो गया? 450 हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि भारत का जो संविधान है क्या है, वो बहुत लंबा है। ठीक है, 105 संविधान संशोधन हुआ है, 450 आर्टिकल है। अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका का संविधान तो और पुराना है। वहाँ मात्र जो है 7 संविधान संशोधन अभी तक हुआ है, 7 के आसपास। ठीक है, और वहाँ पे उतना आर्टिकल भी नहीं है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा है। ठीक है, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बड़ा है दोस्तों, तो इतना जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लंबा है वो क्यों है? एक कारण तो नहीं होगा, बहुत सारे कारण होगा। तो बहुत सारे कारण होगा नहीं, बहुत सारे कारण है। जैसे अगर हम बात करें तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भले भारत में संघवाद है, हम लोग देख लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, राज्य सरकार भी है, दोनों का अलग अलग पावर है। लेकिन भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ही है, एक संविधान है। क्या है? एक संविधान। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका में भी संघवाद है, फेडरलिज्म है। वहाँ पे राज्यों का अलग संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और सेंटर का अलग है। और चूँकि इंडिया में एक ही संविधान है जो राज्यों के लिए भी है, केंद्र के लिए भी है, तो अगर दो चीज़ को अगर हम मिला देंगे तो बड़ा बन जाएगा, सिंपल बात है ना। तो एक संविधान होने का एक कारण से सेंटर का एक ही कानून है, राज्य सरकार के पास एक ही संविधान है, इसके कारण भारत का जो संविधान है वो बड़ा है। दूसरा, अगर हम बात करेंगे तो भारत के संविधान में दोस्तों अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रावधान है। तो अलग अलग प्रावधान करने के लिए अलग अलग आर्टिकल देना पड़ेगा ना, अलग अलग क्या देना पड़ेगा? अनुच्छेद देना पड़ेगा। फिर इसके अलावा तो अलग स्पेशल प्रावधान किया गया है, विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है, चाहे वो राज्यों का के लिए हो, स्टेट के लिए हो। इसके अलावा जो माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक है, चाहे वो धर्म के रिलीजन के आधार पे हो या लैंग्वेज के आधार पे हो, है ना, रिलीजियस हो या लैंग्वेज हो, या अलग अलग एथनिक ग्रुप जो हैं, ठीक है, उसके लिए प्रावधान दिया गया है। रिजर्वेशन का उनके लिए अलग प्रावधान है। तो जब हम ये सब चीज़ डालेंगे तो हमारा संविधान क्या हो गया है? लंबा। तो दूसरा कारण क्या था कि स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है, और ये ज़रूरी भी था कि भारत में डाइवर्सिटी है ना, विविधता है। तो विविधता में एकता लाने के लिए उन लोगों के लिए स्पेशल विशेष प्रावधान भी करना पड़ेगा, ताकि वो महसूस करें हम भारत के अंग हैं। क्योंकि भारत में सब लोग बराबर नहीं हैं, तो उनको बराबर करने के लिए हमें कुछ लोगों को स्पेशल प्रोविजंस देना पड़ेगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, और एक 2 साल का है, और एक और बच्चा है वो 6 महीने का है, तो जाहिर सा बात है, और एक है 5 साल का, 5 ईयर का, ठीक है। तो ये मम्मी है, तो ये बताइए मम्मी सबसे ज़्यादा प्यार किससे करेगी? 6 महीने वाले से। क्यों? क्योंकि अभी ये खड़ा नहीं हुआ है, तो इसको ज़्यादा ज़रूरत है न्यूट्रिशन का, इसलिए ये ज़्यादा दूध पिएगा। क्लियर? और इसको ज़्यादा केयर मिलेगा। वहीं इसको थोड़ा कम मिलेगा 2 साल वाले को, और इसको क्या मिलेगा? उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो उसी तरह से चूँकि भारत में रिसोर्स जो है, संसाधन जो है वो लिमिटेड है, मम्मी एक ही है ना, तो उसी तरह भारत में रिसोर्स जो भी है वो भी बहुत लिमिटेड होने के कारण इसी रिसोर्स को अच्छे से यूज करना है। इसलिए जो लोग ज़्यादा वंचित हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, ठीक है, उन लोगों को स्पेशल प्रावधान दिया गया है। तो वह चाहे वो ट्राइबल हो, आदिवासी हो, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो या शेड्यूल्ड ट्राइब हो या ओबीसी हो, तो इनके लिए स्पेशल प्रावधान दिया गया है। साथ ही साथ जो राज्य बहुत पिछड़े हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य, या फिर जब 2 राज्य अलग हुए, जैसे पहले हुआ करता था बॉम्बे प्रोविंस, बॉम्बे प्रांत होता था, तो उसके लिए हम लोग फिर उसको तोड़ के गुजरात और महाराष्ट्र बनाए, तो इनके लिए स्पेशल प्रावधान कर दिया गया। जब हम लोगों ने पंजाब, पहले एक हुआ करता था, इससे पंजाब और हरियाणा बनाया, 2 राज्य, तो स्पेशल प्रावधान करें, है ना। उसी तरह से असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जो पिछड़े हैं उनके लिए स्पेशल प्रावधान किया गया, ताकि ये लोगों का भी कल्चर हो, जो भी कल्चर हो, संस्कृति हो, वो लोग हम लोग प्रोटेक्ट करने पाएँ। ठीक है। तो भारत के संविधान का लंबा होने का क्या कारण है कि एक संविधान है, दूसरा स्पेशल प्रोविज़न दिया गया, चाहे वो अलग अलग अल्पसंख्यक हो, अलग अलग जाति के लोग हो, अलग अलग जो आपका राज्य हो, तो उनका विविधता को
डाइवर्सिटी को सम्मान करने के लिए और उनको इक्वालिटी लाने के लिए हम लोगों ने उनके लिए प्रावधान बनाए, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा लंबा हुआ है। तीसरा है कि बहुत छोटे छोटे चीज़ भी संविधान में एकदम डिटेल तरह से उल्लेख है। तो बहुत डिटेल्ड लिखा गया है, बहुत विस्तृत लिखा गया है। और जो छोटा छोटा भी चीज़ है ना, मतलब हल्का छोटा जिसका उतना उल्लेख नहीं करना चाहिए, जो भारत के संविधान में अच्छे से उल्लेख किया गया है, जो दूसरे देश के संविधान में उतना उल्लेखित नहीं है। जैसे कि भारत के संविधान में ये भी लिख दिया गया है कि कोई शपथ कैसे लेगा, उसका सैलरी कौन डिसाइड करेगा। तो ये सब चीज़ जो है दूसरे देश के संविधान में सरकार वरकार पे या दूसरा अलग उनका प्रोसेस है करने का, लेकिन भारत के संविधान में यहाँ तक ये लिख दिया गया है। जैसे आप जब पढ़ेंगे तो सेकेंड शेड्यूल में जैसे आपका लिख दिया है सैलरी वैलरी के बारे में, जब थर्ड शेड्यूल पढ़ेंगे तो वहाँ शपथ के बारे में लिखा गया है। बहुत छोटा छोटा चीज़ को भी मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, जिसके कारण हमारा संविधान थोड़ा बड़ा हुआ है। साथ ही साथ और भी छोटे छोटे चीज़, जिससे फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट नहीं हो, तो उसको भी इसमें मेंशन कर दिया गया है। क्यों इतना विस्तृत कर दिया गया? ताकि भारत के संविधान निर्माता को कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाए हैं उनको लगता था कि भैया शपथ को लेके भी विवाद हो सकता है, ताकि फ्यूचर में कोई विवाद ना हो छोटे बड़े चीज़ पे, ताकि सभी छोटे चीज़ को इसमें लिख दिया गया है। साथ ही साथ इसलिए भी लंबा है क्योंकि भारत के संविधान में जो हम लोगों ने पढ़ा डीपीएसपी, राज्य के निर्देशक तत्व, इसका भी उल्लेख है। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो ये सारा चीज़ भी भारत को संविधान को दोस्तों बड़ा करता है, ठीक है। इसके अलावा भारत का जो संविधान है, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत सारा चीज़ लिया गया है। लगभग बोलते हैं कि 65% चीज़ हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही खुद बड़ा था। तो अगर हम कोई बड़ा चीज़ से लेके आएंगे, अगर 65% भी लेके आएंगे तो हमारा संविधान भी बड़ा हो जाएगा। तो भारत का संविधान इसलिए बड़ा हुआ, तो ये सारे इतना चीज़ कारण था। पहला एक कारण था कि एक संविधान है, दूसरा कारण था कि विशेष स्पेशल प्रोविज़न बना है अलग राज्य के लिए, अलग अलग अल्पसंख्यक के लिए, अलग अलग ट्राइबल लोगों के लिए, ताकि उनका डाइवर्सिटी को हम लोग, जो उनका विशेषता है विविधता है, उनको सम्मान करने के लिए, ताकि मिलजुल के सब एक साथ रहें। साथ ही साथ छोटे चीज़ों को भी डिटेल में विस्तृत करके लिख दिया गया, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो पाए कि इसका मतलब क्या है। डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, सारे चीज़ को लिख दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ लिया, और जो खुद एक बड़ा डॉक्यूमेंट था, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके कारण हमारा संविधान बहुत बड़ा था। और एक बड़ा होने का ये भी कारण है, जो छोटा सा है, कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं उसमें मैक्सिमम लोग जो थे वो थे आपका लॉयर्स। क्या थे? लॉयर, वकील थे, ठीक है। और जब भी वकील किसी चीज़ का डिस्कशन करेगा तो वो लेंगडी में छोटा छोटा चीज़ को भी देखता है। तो इसके कारण भी हमारा संविधान बहुत बड़ा हुआ है। साथ ही साथ मैंने ऊपर भी बताया कि भारत का संविधान सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कानून डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपका सामाजिक और ये आपका मोरल, नैतिक डॉक्यूमेंट भी है, जो सिर्फ कानून का बात नहीं करता है, ये भी बात करता है कि भारत का नागरिक किस तरह से होगा, भारत का देश किस तरह से होगा, एकता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, समानता का बात करता है, फ्रीडम। तो जब हम ज़्यादा ज़्यादा प्रोविजंस लोगों को देंगे, नागरिक को अधिकार देंगे, ये देंगे, तो ऑटोमेटिकली संविधान क्या होगा? बड़ा होगा। इसलिए भारत का संविधान क्या है दोस्तों? बड़ा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारत का जो संविधान है वो उधार में लिया गया है। किस में लिया गया? उधार में। आपको भी लगता होगा कि उधार में चीज़ लिया गया है ना? तो क्या वास्तव में कि भारत का संविधान एक बोरोड है? बोरोड मतलब उधार वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। मान लीजिए आपको इंटरव्यू में ही पूछ दिया, क्या आपको लगता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उधार है? वो आपको तर्क देगा इंटरव्यू पैनल, वो बोलेगा कि 65% हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है, हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ जापान से लिया है, बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया है, बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने यूके से लिया है, बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने यूएसए से लिया है, यूएसएसआर से लिया है। तो जब बोले तो पैनल आपसे पूछेगा इंटरव्यू में, जब इतना सारा चीज़ लिया गया है, ठीक है, तो आपको नहीं लगता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका उधार वाला एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है? तो आपको बोलना है कि हाँ सर, हम मानते हैं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा चीज़ जो है अन्य देशों से अलग अलग प्रावधान लेके आया है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो जिसमें हम लोगों ने 65 से 70% लेके आए। इसके अलावा हम लोगों ने अमेरिका से भी ले आए, ऑस्ट्रेलिया से भी लिए, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी,
अफ्रीका से, यूएसएसआर से लिए। तो कुछ आपको बोलना है कि उसके बाद आपको बोलना है कि कुछ लोग बोल सकते हैं कि हाँ भारत का संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उधार में लिया गया है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन सर ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा संविधान जो है 1949 में बन के आया। इसके पहले बहुत सारे देश जो है, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो, यूएसएसआर हो, इन लोगों ने अपना संविधान दोस्तों बना लिया था। और चूँकि इन लोगों ने अपना संविधान बना लिया था तो इनका एक्सपीरियंस को, इनका अनुभव को यूज करना कोई गलत चीज़ नहीं है। जैसे अभी भी देखिए हम लोग, जैसे टॉपर का जो भी स्ट्रैटेजी होता है तो हम लोग देखते हैं ना, देखते हैं और उसके आधार पर हम लोग बनाते हैं। अभी मान लीजिए भारत ने क्रायोजेनिक इंजन बनाया, इसरो ने बनाया ना। तो क्रायोजेनिक इंजन अगर बनाया, ठीक है, तो इसके पहले अपने पास नहीं था, तो अमेरिका जो रूस था, यूएसएसआर, वो बनाया हुआ था, तो उससे हम लोगों ने कुछ चीज़ सीखा। बहुत सारे देश जो है अभी अपने अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेज चुके हैं, जैसे अमेरिका जो है ये सब भेज चुका है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक जो है नहीं भेजे हैं। अभी भी हम लोग जो है गगनयान मिशन लॉन्च करेंगे, ठीक है। राकेश शर्मा को भेजे हैं लेकिन वो स्पेस वॉक उस टाइप का नहीं किया है ना, तो गगनयान मिशन के थ्रू भेज रहे हैं। तो अगर हम अमेरिका से कुछ सीख रहे हैं जो पहले कर लिया है, तो क्या किसी देश से सीखना और बढ़िया चीज़ को लेना, क्या वो उधार माना जाता है? क्या नहीं माना जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने डायरेक्ट खाली यहाँ से उठाया और कॉपी कर दिया, ठीक है। हम लोगों ने वही चीज़ को लिखा है जो भारत के कंडीशन के हिसाब से, भारत का जो है परिस्थिति के हिसाब से। जैसे भारत के विश्व के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी रिजर्वेशन का उल्लेख नहीं है, लेकिन भारत में है। भारत में अन्य अलग अलग राज्य को अलग अलग विशेष प्रावधान है आर्टिकल नंबर 371 में, बाकी देश में नहीं है, ठीक है। हमारे पास पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है, हो सकता है बाकी देश में नहीं होगा। तो वही चीज़ हम लोगों ने लिया, ठीक है, जिसको हम चेंज करके अपने परिस्थिति कंडीशन के हिसाब से दोस्तों लेके आए, ठीक है। और भारत का जो संविधान बनाया है, ठीक है, हाँ हम मानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हम लोगों ने बहुत चीज़ लेके आया, लेकिन ये बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसके लिए लाया गया था? ये लाया गया था भारत के लोगों के लिए, इंडियन के लोगों के लिए। तो भैया जो चीज़ अपने लिए लाया गया था, तो अगर उसी चीज़ से हम कुछ चीज़ ले के आ रहे हैं तो क्या वो उधार माना जाएगा? क्या नहीं ना। जैसे मान लीजिए दादाजी हैं, ठीक है, ये आपके पापा को कुछ दिए प्रॉपर्टी या कुछ, तो ये अगर आपको दे रहे हैं तो क्या आप बोलेंगे क्या कि हम उधार लिए हैं? नहीं ना, ये तो आप ही का था ना, ये चीज़ था पापा का है, मतलब आपका तो है, तो उधार आप थोड़ी लिए हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अगर अंग्रेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आया पहले, तो अगर हम उससे कुछ लेके आ रहे हैं तो क्या उधार लिए हैं? क्या नहीं, ये किसके लिए था? ये हमारे लिए था, ठीक है। तो ये तर्क आप दीजिए। साथ ही साथ भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि भैया बहुत एकदम रिजिड टाइप का है कि लिख दिया वही पत्थर का लकीर है। पत्थर का लकीर नहीं है। अभी मैंने देखा कि 105 संविधान संशोधन हम लोगों ने लेके आया है ना। अगर 105 संविधान संशोधन लेके आया, मतलब समय के अनुसार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है। जो हमको अच्छा लगता है हम उसको रखते हैं, जो अच्छा नहीं लगता हटा देते हैं। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हम लोग को फंडामेंटल राइट था, हमें अच्छा नहीं था, पसंद नहीं था, क्योंकि इससे असमानता, इनइक्वलिटी आ रहा था। हम लोगों ने हटा के इसको एक लीगल राइट बना लिया, ठीक है। हम लोग जैसा पढ़ेंगे, हम लोग आर्टिकल नंबर 21 को 21A लेके आए, राइट टू एजुकेशन, पहले नहीं था, ठीक है। हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी 42वां संविधान संशोधन से लेके आए, जो पहले नहीं था। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा चीज़ नहीं कि जो चीज़ वो उसमें पहले दूसरे देश से लेकर आए वही अभी भी है, उसमें भी हम लोगों ने बहुत चीज़ चेंज किया। और किसी अच्छा चीज़ को किसी दूसरे से सीखना उधार नहीं माना जाता है। अगर सचिन तेंदुलकर का बेटा अगर सचिन तेंदुलकर से कुछ सीख रहा है तो उधार ले रहा है क्या? नहीं ना। तो ये आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज का लेक्चर को यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। पहला क्लास था हमारा आज पॉलिटी का। तो आज हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसको लीगली, मॉरली और सोशली रूप से हम लोगों ने डिफ़ाइन किया। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या विशेषता है, ठीक है, डिटेल में पढ़े। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों सबसे लंबा है, क्या कारण है। और अगला पढ़े कि क्या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उधार में लिया गया एक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट है क्या, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये जो इनिशिएटिव मैंने लिया है आपके लिए मेंस का, ये आपको कैसा लगा। आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कैसा लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग आगे वाला चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।